Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Hari this side wishing you all very warm greetings. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक चल रहा है अपना। 3-4 वीडियो हम केमिकल शिफ्ट और उसके क्वेश्चंस पर कर चुके हैं। आज उसके जो भी तरह क्वेश्चंस रहते हैं, बेसिकली आज जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मतलब जिनकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए वो क्वेश्चंस रहते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्नल्स काउंट करना सीख रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज थ्योरीज एंड स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एज यूजुअल जो भी क्वेश्चंस की स्लाइड्स है मैं वीडियो के लास्ट में डालने वाला हूं, तो आप वहां से भी क्वेश्चंस की स्टेटमेंट और ऑप्शन चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर अ सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अ फ्री प्रोटॉन स्पिन ट्रांजिशन अकर एट 700 मेगाहर्ट्ज। स्पिन ट्रांजिशन का वर्ड इसका मतलब क्या है? देखो, एनएमआर का बेसिक अपना फंडा क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की शेप को डिटरमाइन करना। इतनी बात आती है क्या समझ में? तो वो डिटर्मिनेशन होती कैसे? हम एक फ्री प्रोटॉन, एक मॉलिक्यूल का फ्री प्रोटॉन या प्रोटॉन हम लेते हैं, उसको रखते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वहां पर रेडियो वेव एब्जॉर्ब करता है वो प्रोटॉन, और वहां पर वो प्रोटॉन ट्रांजिशन स्पिन ट्रांजिशन शो करता है। अगर वो स्पिन ट्रांजिशन होती है तो मतलब एनएमआर एक्टिव। एनएमआर एक्टिव है ना, वो स्पिन ट्रांजिशन हो रही है। तो इतनी बात क्लियर है क्या? तो स्पिन ट्रांजिशन कब होगी? म्यू एब्जॉर्बिंग लिख दूं, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो प्रोटॉन एब्जॉर्ब करेगा रेडियो वेव को, वहीं पर तो स्पिन ट्रांजिशन होगी। हमने 9 स्टेट्स पढ़ी थी, हाउ रेडियो वेव एब्जॉर्ब बाय न्यूक्लियाई। तो वहां पर 5th स्टेट कौन सी थी? वेयर ट्रांजिशन अकर्स। ट्रांजिशन स्टेट थी ना वो। म्यू एब्जॉर्बिंग कितनी गिवन है? 700 मेगाहर्ट्ज। ये एक बात। और इससे पहले जो 3 या 4 पार्ट गए हैं क्वेश्चन हमने जहाँ डिस्कस किए, वहां पर मैंने बताया था जहां भी मेगाहर्ट्ज आ जाए वहां हम उसको मान लेंगे ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी। ऐसी अपने बीच बातें हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि यहाँ गिवन है स्पिन ट्रांजिशन अकर्स एट 700 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन भी एक बार अच्छे से पढ़ना है। फिर क्या बोल रहा है? कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट द 14N न्यूक्लियस विल रेजोनेट एट। 14N न्यूक्लियस कहां पर रेजोनेट करेगा? क्वेश्चंस का इन तरह के क्वेश्चंस का यूज आता है कब? जब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर जी फैक्टर या जी फैक्टर हम जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर गिवन है। बताता हूँ होते क्या है। इसलिए मैं कह रहा था आज के जो क्वेश्चंस है वो थोड़े वैल्यू बेस्ड रहने वाले, जहाँ पर हमें वैल्यू पता होनी चाहिए या क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे जीपी यहाँ पर 5.6 गिवन है एंड 14N के लिए है 0.4। ये क्या वैल्यू गिवन है? ये है जी फैक्टर गिवन, और ये है न्यूक्लियर जी फैक्टर। देखो, यहाँ इसके बाद हमें समझने के 2 तरीके हैं। एक तो इसका जो फॉर्मूला होता है और इसका यूज मिलकर एक फॉर्मूला बनता है, एक तरीका। दूसरा तरीका, ये बातें आती कहाँ से? तो पहले हम फॉर्मूला समझते हैं, फिर समझेंगे ये थ्योरी आती कहाँ से। फॉर्मूला मैं इधर लिखता हूं, जी फैक्टर अपॉन एन फैक्टर मतलब न्यूक्लियर जी फैक्टर इज इक्वल टू म्यू एब्जॉर्बिंग अपॉन म्यू रेजोनेट फ्रीक्वेंसी। ये दोनों हमें पता है, मतलब अभी के लिए क्या है, नई चीजें।
ये म्यू एब्जॉर्बिंग हमें पता है क्या होती है, म्यू रेजोनेट क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। म्यू ऑपरेशन हम पढ़ के आए, म्यू एब्जॉर्बिंग पढ़ के आए, म्यू प्रिसीजन और फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं, म्यू रेजोनेट क्या होती है। उसके लिए हमें जानना होगा एक कंसेप्ट आधा हम जानते हैं, आधा और जानेंगे। होता क्या है, ये एक H1 प्रोटॉन है, रेडियो वेव आई, जिस फ्रीक्वेंसी पे इसकी एक फ्रीक्वेंसी रही होगी जहां स्पिन नहीं हुई है, नो स्पिन, यहां पर कितनी है 700 मेगाहर्ट्ज। सुनना, क्वेश्चन कह रहा है स्पिन ट्रांजिशन अकर्स एट 700 मेगाहर्ट्ज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रही होगी 700 मेगाहर्ट्ज, वहां पर स्पिन अकर्स हो रहा होगा, मतलब ट्रांजिशन स्टेट है ये यहाँ पर। जैसे ही रेडियो वेव आई, स्पिन अकर्स, स्पिन जैसे ही अकर हुआ तो एक ये स्पिन और जो स्पिन अकर हुई उनके बीच का एक एनर्जी डिफरेंस रहा होगा, ये स्पिन होके मैंने इसको रेड कलर में, इसको व्हाइट कलर बना दिया। जैसे ही स्पिन चेंज हुई, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रही होगी, इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। जहां स्पिन, जिस फ्रीक्वेंसी पर स्पिन हो सकती है वो एब्जॉर्बिंग फ्रीक्वेंसी, और न्यूक्लियाई की स्पिन हो चुकी है वहां पर उस न्यूक्लियाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। सिंपल सी कंसेप्ट, याद रहेगी क्या? ठीक है। तो होता ये है कि जी फैक्टर अपॉन एन फैक्टर इज इक्वल टू म्यू एब्जॉर्बिंग अपॉन म्यू रेजोनेटिंग। ऐसा ये फॉर्मूला पता है कैसे आता है? अब कारण समझते हैं। म्यू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ये जो कांस्टेंट है ये है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इस रेशियो में कंपाइल होते हैं जी फैक्टर एंड एन फैक्टर। ये जो बात है ये अपने सिलेबस में नहीं, ये अपने काम की नहीं, लेकिन आइडिया हमें आ जाता है। इस गायरोमैग्नेटिक रेशियो में कंपाइल होते हैं जी फैक्टर और एन फैक्टर, यहां से ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है। आई होप आइडिया लग गया होगा आपको कि बातें चल क्या रही हैं। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं गिवन वैल्यू और म्यू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये ड्रॉ कर, इरेज कर देता। जी फैक्टर क्या है 5.6, एन फैक्टर 0.4 इज इक्वल टू म्यू एब्जॉर्बिंग 700 मेगाहर्ट्ज। इसको मैं मान लेता हूँ एक्स रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब देखना, मैं यहाँ पर मेगा हर्ट्ज ही लेकर चल रहा हूँ, मेनली होता यह है मेगा हर्ट्ज ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी के अलावा और कोई फ्रीक्वेंसी की जरूरत ही नहीं है, तो मैं कुछ भी यूनिट लेके चल लूँ। बात एक ही है, अगर ऑप्शन में हर्ट्ज में होगा तो मैं कन्वर्जन कर लूंगा, अदरवाइज इट विल बी फाइन। तो एक्स आ गया 700 इंटू 4 अपॉन 56, आंसर आ गया 50 मेगाहर्ट्ज। कैलकुलेशन इज अ डिफरेंट थिंग, कंसेप्ट जो था वो मेन था समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जी फैक्टर्स ऑफ 1H and 13C are 5.6 and 1.4 respectively. Similar question.
द ची फैक्टर ऑफ 1H गिवन है 5.6 एंड 13C 1.4. For the same value of magnetic field strength, if 1H1 resonates at 600 megahertz, अब की बार म्यू रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, देन द बड़ा प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था ना, इसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसकी हमें एक्स मान ली कैलकुलेट करनी है, तो देखना मैं सिंपली लिख दूं सब रेशो में, भाई पहला तरीका है मैं 1H1 का डाटा रखूं, फिर 13C का डाटा रखूं, उन दोनों को रेशो में लेकर चलूं। दूसरा तरीका है मैं शुरुआत में दोनों को रेशो लेकर चल सकता हूं, चीजें तो कॉमन कैंसिल होनी है ना, तो इजी तरीका अपनाते हुए 5.6 अपॉन 1.4 इज इक्वल टू 600 अपॉन x। बोलो फोर डिनोमिनेटर 600 अपॉन 4 150 मेगाहर्ट्ज इज द आंसर। दोबारा समझते हैं, 1H1 का जी फैक्टर गिवन था, उसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी गिवन थी, पहली बात। दूसरा गिवन डाटा था 13C का जी फैक्टर और उसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी, तो मैंने इस दोनों का सिंपल रेशो लेकर काम कर लिया। बाकी आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग हाइड्रोजन गिवन इन कॉलम P विद कॉलम Q। स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। इसको मैं ट्रिक से सॉल्व करवाऊंगा। ये स्ट्रक्चर्स गिवन है और ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू गिवन है। करेक्ट ऑप्शन मैच करने की इसकी क्या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हो सकती है। एग्जैक्ट डाटा हमें नहीं पता होगा, किसको छोड़कर, ऑप्शन सी को छोड़कर, वो है बेंजीन का। बेंजीन का हमें पता होना चाहिए 7.27, दो का पता होगा, बाकी हम ऑप्शन में मैच करेंगे। इसका मालूम है और हमें इसका पता होना चाहिए क्योंकि जीओसी में हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप कोई भी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रोपोलियम आयन फॉर श्योर मैं कह सकता हूँ आपने पक्का पढ़ा होगा, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है अप्रोक्स 9.17। मैं कह रहा हूँ इन दोनों का पता होना चाहिए, बाकी हमें ऑप्शन से पता चल जाएगा। तीसरी बात, जो जितना ज्यादा एरोमेटिक उसकी ज्यादा उतनी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू।
भाई हम एनुलिन एनिसोट्रोपिक इफेक्ट पढ़ रहे थे, तब हमने जाना था बेंजीन का सिस्टम, बेंजीन से ज्यादा कंजुगेटेड, कंजुगेशन ज्यादा एल्कीन। ये मैंने क्या बताया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ केमिकल शिफ्ट वैल्यू। सबसे ज्यादा एरोमेटिक मुझे नहीं लेना देना, मुझे इन दोनों का पता है, तो मैं अपने ऑप्शन मैच कर सकता हूँ। मैंने ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों लेक्चर के लास्ट में डाले हुए हैं, आप वहां से मैच कर सकते हैं। और ऑप्शन करेक्ट होगा ए, फर्स्ट, फर्स्ट का थर्ड। ये तो हमने किया नहीं। सी और डी का देखते हैं, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड, हो गए ना ऑप्शन मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement for the compound given below. कंपाउंड में ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। ये तो पता होगा, मैं एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक लिख दूं बिना ऑप्शन देखे। एरोमेटिक कंपाउंड कल रूल फॉलो कर रहा है। अब ऑप्शन की बात करते हैं, क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, सही है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ। सेकंड है CH2 लाइज इन शील्डेड रीजन, बाद में देखते हैं क्या क्या। थर्ड ऑप्शन है CH2 लाइज इन डी शील्डेड रीजन। फोर्थ ऑप्शन आउटर प्रोटॉन्स आर डी शील्डेड, आउटर प्रोटॉन्स ड्रॉ करते हैं भाई सबके। अगर आपको याद हो तो ब्रिज हेड पर केमिकल शिफ्ट वैल्यू कम होती है। भाई ब्रिज हेड का ऐसा है, ऑर्गेनिक में ब्रिज हेड आ जाता है ना, वो हमारे एक्सपेक्टेशन से उल्टा आंसर देता है। ब्रिज हेड पर अगर लो होगा तो मैं जो आउटर प्रोटॉन्स है इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा मतलब डी शील्डेड, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम मतलब शील्डेड। तो ऑप्शन फर्स्ट इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, सेकंड CH2 का जो प्रोटॉन है वो है क्या, शील्डेड रीजन के अंदर लाई करता है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन है CH2 इज इन डी शील्डेड रीजन, गलत। थर्ड फोर्थ ऑप्शन आउटर प्रोटॉन्स आर डी शील्डेड। तो A, C एंड D आर करेक्ट ऑप्शंस। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सिग्नल्स। क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूं, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टीरियोकेमिस्ट्री आ गई है।
यहाँ पर भी CH3 अटैच्ड है और डबल बॉन्ड जो है मैंने ड्रॉ कर दिए। फर्स्ट ऑप्शन, मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन शील्डेड रीजन ऑफ डबल बॉन्ड। सेकंड ऑप्शन, मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन डी शील्डेड रीजन ऑफ डबल बॉन्ड्स। इन दोनों में से एक करेक्ट होगी फॉर श्योर। इन शील्डेड रीजन केमिकल शिफ्ट वैल्यू सर्व्ड एट अपफील्ड, इन शील्डेड रीजन केमिकल शिफ्ट वैल्यू ऑब्जर्व्ड एट डाउनफील्ड। पहले मैं अपफील्ड और डाउनफील्ड का कंसेप्ट बताता हूँ। ये जब हम ग्राफ पढ़ते हैं ये TMS की पीक ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब जहां पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 0, राइट साइड में -1, -2, -3, -4, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 और 4 के बीच में एक पीक, 6 और 5 के बीच में एक पीक। दो केस बनते हैं यहाँ पर, मैं पीक की स्टडी करते जाता हूँ। तो एक केस 1 और ये केस 2, क्योंकि अलग अलग पीक है तो अलग अलग केस। इधर आ रहा हूं तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मैं इसको लिख दूं डी शील्डेड, और जहां होता है डी शील्डेड रीजन उसे हम कहते हैं डाउनफील्ड। मैं कहा था ये बातें याद रखनी पड़ेगी लेक्चर के शुरुआत में, थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड। और ये जहां पर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम है वो है शील्डेड रीजन, मतलब अपफील्ड। डाउनफील्ड और अपफील्ड का आता है समझ में क्या है। तो सी और डी ऑप्शन समझते पहले। इन शील्डेड रीजन केमिकल शिफ्ट वैल्यू सर्व्ड एट अपफील्ड। शील्डेड रीजन में अपफील्ड होती है, बिल्कुल ऑप्शन सी क्या है करेक्ट। ऑप्शन डी गलत है। क्या बोल रहा है ऑप्शन डी, शील्डेड रीजन के अंदर केमिकल शिफ्ट डाउनफील्ड होती है। डाउनफील्ड कहाँ, डी फॉर डाउनफील्ड, डी फॉर डी शील्डेड, याद रहेगा। ऑप्शन ए और बी की बात करता हूँ। बिकॉज मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट इन शील्डेड रीजन ऑफ डबल बॉन्ड। अब देखना, थोड़ी इमेजिनेशन करना, ये टुवर्ड और सेल्फ प्रेजेंट है, मतलब इस साइड, और ये इस बोर्ड के पीछे प्रेजेंट है CH3। तो बोल रहा है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन शील्डेड रीजन ऑफ डबल बॉन्ड्स। एक CH3 इधर प्रेजेंट, एक ऐसे, ये ऐसे प्रेजेंट, ये डैश और ये वेज पर, बीच में क्या है पाई बॉन्ड्स। तो ये पाई बॉन्ड्स के शील्डेड रीजन के बीच में ही तो प्रेजेंट हुए, ये तो दिख भी रहा है ना हमें, जरूरी थोड़ी हमेशा फॉर्मूला लगाया जाए, बेसिक है ना, दिख रहा है। तो ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट। और कोई क्वेश्चन देखता हूँ। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन ऑप्शन है ए एंड सी आर करेक्ट। बाकी क्वेश्चंस जो हम अपने कंसेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।